नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचोली के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए, एनवायरनमेंट या पर्यावरण को कंटिन्यू करते हैं। पर्यावरण के एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बेसिस पर होते हैं। एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर बनाए जाते हैं, उनका हम एनालिसिस कर रहे हैं, उनका हम देख रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। उससे एग्जामिनर के दिमाग का पता चलता है और साथ ही साथ ये भी आइडिया लगता है कि एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकता है या सिलेबस में किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, तो अभी अभी हम 10 क्वेश्चंस ले रहे हैं, तो हम सब्सिक्वेंट क्लासेस में हो सकता है इनको बढ़ा दें, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है पिछले 8-10 साल के, वो सब कवर हो जाएंगे। उससे आपको आइडिया लग जाएगा मोटा मोटा। तो अभी 10 क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं है 10 ही होंगे, बाद में 15 या 20 भी बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन आपके टाइमली सबको कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, इनसे आपको, जैसे लास्ट क्लास में हमने बताया था कि राष्ट्रीय उद्यान आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। वन्य जीव अभयारण्य आपको पढ़ के जाने हैं। वन्य जीव अभयारण्य आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, रामसर साइट्स आपको पढ़ के जानी है। रामसर साइट्स आपको पढ़ के जानी है। रामसर साइट्स आपको पढ़ के जानी है। रामसर सम्मेलन हुआ था 1971 में। ठीक है, रामसर सम्मेलन हुआ था आपका, और रामसर कहाँ है? ईरान में। और रामसर साइट्स किसके लिए दी जाती है? आर्द्र आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स। ठीक है, वेटलैंड भूमि के लिए दी जाती है। ठीक है, चिलिका को दिया गया था स्टार्टिंग में, बट फिर उसके बाद उसको उस कैटेगरी से हटा दिया गया था। राजस्थान की भी 2 साइट्स रामसर में है। राजस्थान से भी 2 साइट्स रामसर में है। आप बता दीजिएगा कौन कौन सी साइट से 2 साइट्स रामसर में है। ठीक है, रामसर में कौन सी 2 साइट्स है? तो ये चीज़ें आपको इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है एनवायरनमेंट को लेकर। फिर इसके अलावा सम्मेलन वगैरह होते हैं, वो हम एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर देख लेंगे। और बाकी मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं मुकेश पंचोली सर के ऑफिशियल ऐप पर, मुकेश पंचोली सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, मुकेश पंचोली सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैंने इसको अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। रिसेंटली COP26 हुई है। COP26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई हुई है। इससे क्या है, आपका रिवीजन भी हो जाता है जल्दी जल्दी। रियो डी जेनेरियो, अर्थ समिट, ये सब पता होना चाहिए आपको। ये सब मैंने वहाँ पे करवाया हुआ है। अर्थ सम्मेलन या अर्थ समिट बोल लो या सम्मेलन बोल लो, अर्थ समिट बोल लो। ठीक है, या फिर सम्मेलन बोल लो। तो इसमें से ये कब हुई थी? ठीक है, ये वाली कब हुई थी, कमेंट बताएंगे? 1982, 1992। एजेंडा, एजेंडा 21। फिर इससे 3 निकल के आई थी। कौन कौन सी निकल के आई थी? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNCBD और UNCCD। ठीक है, ये सब मैंने वीडियो लेक्चर में दे रखा है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सब अलग अलग है। फिर इनकी सबकी अलग अलग कोप होती है। सबकी अलग अलग कोप होती है, एक की नहीं है, सबकी अलग अलग कोप होती है। सबकी अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस होती है, मतलब सब लोग अपने आपस में, सबके अलग अलग है ना, तो सबका अपना अपना अलग अलग होता है। ठीक है, 1992 रियो डी जेनेरियो। एजेंडा 21, एजेंडा 21 क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 21वीं सदी का था। एक बार तो ये सवाल पूछ लिया था IAS में। एजेंडा 21 में 21 क्या है? तो भाई 21वीं सदी के लिए, ये 21वीं सदी के लिए था। ये था 21वीं सदी। इस तरीके के सवाल पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। जैसे हेलीकॉप्टर होता है, उसमें मिराज 800 होता है, तो पूछ लेते हैं मिराज जो होता है हेली फाइटर प्लेन होता है ना, मिराज। फाइटर प्लेन मिराज 800, तो उसमें पूछ लेते हैं ये 800 क्या है? क्या इतना गोला, इतना किलो का गोला ले जा सकता है, या इतनी दूर इसकी, इतने किलोमीटर इसकी क्षमता है, या इतनी हाइट पे उड़ सकता है? तो आपको ये पता होना चाहिए। मतलब ये आपके क्वेरिटिव माइंड के ऊपर होता है। आप कितने ज़्यादा क्यूरेटिव है, कितने ज़्यादा उत्साहित है इन चीज़ों को सीखने के लिए, समझने के लिए। अगर आपके पास आ गया कि मिराज 800 है, तो इसमें 800 क्या चीज़ है यार, ये तो पता होना चाहिए ना अपने को। मिग फाइटर है, मिग फाइटर प्लेन्स है, मिग फाइटर प्लेन होता है, तो मिग के आगे कुछ लिखा हुआ होता है 27। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। चलो, अब अपन आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन सेशन की तरफ। वही पैटर्न रहेगा, क्वेश्चंस रीड करूंगा, आंसर्स, ऑप्शंस रीड करूंगा, तब तक आपको सोचने का वक्त मिल जाएगा। उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन संभावित परिवर्तनों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, इसको इंग्लिश में लिखते हैं EIA। और ई पर्यावरण का मतलब एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। आई मतलब इम्पैक्ट, क्योंकि आप बार बार EIA और इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हो। और असेसमेंट, मूल्यांकन, असेसमेंट करते हैं ना आप, किसी भी चीज़ का असेसमेंट करते हैं, तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन। तो किस पे करता है?
पर्यावरण की भौतिक विशेषताएं, फिजिकल विशेषताएं पर, पर्यावरण की जैव भौतिक, बायोलॉजिकल विशेषताओं पर, पर्यावरण की सामाजिक आर्थिक विशेषताओं पर, यानी कि सोशल इकोनॉमिक, सोशल सामाजिक और इकोनॉमिक मतलब पैसे से संबंधित, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें ये सिंपल है, ज्यादा इंपैक्ट नहीं है। एनवायरमेंट इंपैक्ट है कि बड़ा टर्म है, ठीक है, ये सबको लेके चलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट डी, उपरोक्त सभी, ये सबको लेके चलता है, सोशो इकोनॉमिकल बायोलॉजिकल, ऐसे देख लो। ठीक है, तो ये सामाजिक भी लेके चलता है, सामाजिक भी लेके चलता है। ठीक है, इधर से अपने आर्थिक को भी लेके चलता है साथ में, आर्थिक को भी लेके चलता है, और अपने यहाँ पे दूसरा वाला जैव, जैव भौतिक को भी लेके चलता है, मतलब इन सभी को लेके चलता है ये। तो ये हो गया अपना एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसमें कुछ चेंजेस ला दिए गए थे जिसकी वजह से इसका विरोध हुआ था। अगर आपको पता हो तो बता दीजिए सरकार की, आप इसमें क्या चेंजेस लेके आए थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। ऐसा होता है, कोई भी बड़ी कंपनी लगती है ना, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब समझिए आप, कि उस जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री लगी बहुत बड़ी, बहुत बड़ी कोयल माइन, माइंस मान लो, माइंस, ठीक है, माइंस मान लो, कोल की माइन मान लो, ठीक है, माइन मान लो, माइन मान लो, कोइन की खजान। तो कोयले की खदान लगेगी, माइंस लगेगी, तो क्या होगा, वहाँ पेड़ कटेंगे, वहाँ के लोगों को कहीं दूसरी जगह पर विस्थापित, उसको उनको हटाना पड़ेगा, वहाँ पे उनको दूसरे लोगों को, मतलब उन लोगों को वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हो सकता है वहाँ से कोई नदी नाला जा रहा हो, तो वहाँ से पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, एक तरीके से वहाँ का वेदर चेंज हो जाएगा वहाँ का लोकल। तो माइंस को लगने से किसके लोगों को इम्पैक्ट हो रहा है, तो ये होता है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कि एनवायरमेंट पे इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, इस इंडस्ट्री को लगाने से कितना प्रभाव पड़ेगा, और फिर हम उसको विजुलाइज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि हाँ ये प्रभाव कम हो सकता है। मान लिया हमने 100 पेड़ काटे, तो हम 100 पेड़ और लगा सकते हैं दूसरी जगह पर, ताकि ओवरऑल वातावरण में संतुलन बना रहे। तो इसलिए एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें क्या बोला था कि इसमें ऐसे बोला था कि कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसको क्लियरेंस, जैसे ऐसा कुछ माइंस को लगाना होता है तो क्लियरेंस किससे लोगे, जनसभा करोगे, आपस में लोगों से पूछोगे कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसमें ये था कि इसमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है किसको, लोगों से, आपस के जो वहाँ के लोग रह रहे हैं उनसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि सरकार आपको परमिशन दे देगी। तो अगर अगर सरकार आपको परमिशन दे देती है तो आप इसको जारी करो। तो ये मुद्दा था, जो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। और फिर सेक्रेटरी जो सचिव होते हैं अपने माइंस, इनके एनवायरनमेंट पर्यावरण के सचिव जो थे, पर्यावरण के जो सचिव थे, पर्यावरण के सचिव जो थे, उन्होंने ओपन लेटर लिखा था, मतलब सभी लोगों से राय मांगी थी कि ये इसको अमेंड, मतलब इस एक्ट को हटा देना चाहिए कि नहीं, इसको रख लेना चाहिए था। सरकार का मंशा ये थी कि सरकार चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकरण हो, इंडस्ट्रीज लगे। इंडस्ट्रीज लगने से ये फायदा होगा कि उसका इकोनॉमी में प्रभाव होता है, क्योंकि हम एक विकासशील देश है, इस चीज़ को समझिए आप। चलिए अगले वर्ड में आते हैं। दलदल एक नम प्रदेश है, नम भूभाग है जो पानी प्राप्त करता है। दलदल, सिंपल, दलदल के बारे में पता ही है, तो देखो ये तो मैं, मतलब ये लॉजिकल क्वेश्चंस ज्यादा समझता हूँ पर्यावरण की बजाय। ठीक है, दलदल के बारे में पूछ रहा है, तो समीपस्थ जल निकाय, द्रवित होना, केवल वर्षा, केवल समुद्र। तो केवल 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 समुद्र से ही पानी प्राप्त, क्यों, दलदल केवल समुद्र के आसपास ही रहते हैं क्या, कि केवल जहाँ बारिश होगी वहीं वहाँ दलदल होंगे और कहीं दलदल नहीं होंगे जहाँ बारिश नहीं होगी। क्या द्रवित होगा, द्रव्य होगा, मिनरल्स होंगे, तो वहां पे ही केवल ये पाया जाएगा क्या। तो इनमें सबसे करेक्ट जो ऑप्शन है, अगर ये केवल नहीं होता तो फिर कंफ्यूजन हो जाता, लेकिन केवल केवल तो नहीं होगा ना। तो आसपास जो जल निकाय है उसकी वजह से भी दलदल बनता है। ठीक है, आसपास जो जल निकाय है उसकी वजह से भी दलदल बनता है। ठीक है, जैसे मैंग्रोव्स है यहाँ पे, सुंदरबंस, सुंदरबंस नाम सुना है ना, सुंदरबंस डेल्टा, सुंदरबंस डेल्टा बनता है, सुंदरबंस डेल्टा, यहाँ पे मैंग्रोव, मैंग्रोव बोल लो इसको, इंग्लिश हिंदी सेम ही है जी। तो कंफ्यूज मत हो ना, इंग्लिश हिंदी सेम ही, मैंग्रोव है, हिंदी में लिखूंगा तो मैंग्रोव लिख दूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा कोई अंतर, मैंग्रोव ज़्यादा कोई अंतर नहीं है हिंदी और इंग्लिश में। मैंग्रोव हिंदी, सुंदरबंस है ये, सुंदरबंस ये लो हिंदी हो गया इसका, सुंदरबंस। ठीक है, इसलिए ज़्यादा कोई हिंदी इंग्लिश में अंतर नहीं है, जहाँ हिंदी में वर्ड होगा उसका मीनिंग अलग होगा तो वहाँ पे हिंदी बता दी जाएगी। ठीक है, तो वहाँ सब जगह अपन को तो पता है दलदल बन जाता है, जहाँ पानी का, जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है थोड़ा बहुत भी मिट्टी के साथ मिलके, वहाँ दलदल जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, उससे क्या होता है, मीथेन निकलती है दलदल में, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कभी पूछ सकते हैं मीथेन निकलती है, मैंने आपको एक साइकिल भी बताई थी, मीथेन निकलती है। फिर मीथेन क्या करेगी, ग्रीन हाउस गैस करेगी, ग्लोबल वार्मिंग करेगी, ग्लोबल वार्मिंग करेगी, तापमान बढ़ाएगी, तापमान बढ़ाने से क्या होगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा, समुद्र सी का लेवल बढ़ेगा, सी का लेवल बढ़ेगा तो फिर ये पानी इकट्ठा होगा, पानी इकट्ठा होगा तो फिर मीथेन निकलेगा। तो ऐसा चलता ही रहेगा, ये चलता चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये मैंने एक लेक्चर में आपको कवर किया था, आपको पता होना चाहिए इस तरीके का कॉन्सेप्ट। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भूकंपों की दृष्टि से अत्यधिक जोखिम क्षेत्र में आता है। अब ये जनरल लॉजिक में देख लो या वैसे देख लो, अपने सबसे ज्यादा कहाँ पे आता है, तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा भूकंप की जो अपन न्यूज़ देखते हैं कहाँ पे मिलती है,
अब करंट में जोड़ के देख लो या वैसे जोड़ के देख लो, ये अपना नेपाल साइड, ठीक है। तो यानी कि ये पूरी ओवरऑल ये जोन जो है ये अपनी सबसे ज़्यादा अनस्टेबल जोन है। टेक्ट टेक्टोनिकली एक्टिव, टेक्टोनिक एक्टिव जोन है, ठीक है। अनस्टेबल जोन है, अनस्टेबल है, जहाँ अनस्टेबल होता है वही तो ये खिसकने का चांस रहता है। सबसे ज़्यादा भूकंप यहाँ पाए जाते हैं, ये अनस्टेबल जोन है। तो मध्य भारतीय उच्च भाग, तटीय प्रदेश, हिमालय क्षेत्र और भारतीय मरुस्थल, मरुस्थल में तो बिल्कुल इनफैक्ट आते ही नहीं है, यहाँ तो बहुत ही कम है, ठीक है। इनकी एनसीईआरटीज में जोन भी दे रखी है, एनसीईआरटी में जोन दे रखी है, एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, उसमें जोन दे रखी है, जोन 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। 1 मतलब सबसे ज़्यादा, जहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं, तो देखो सब सवाल बुक से ही आते हैं। चलिए, सूची 1 और सूची 2 का मिलान किया करना है। सूची 1 में संस्थान है, सूची 2 में शहर है, संस्थान वाला टॉपिक करके जाना है, उन्हीं में ऐड कर लो। जहाँ आपने वन्य जीव अभयारण्य लिखे हैं ना, जहाँ आपने वन्य जीव अभयारण्य लिखे हैं वहीं इनको ऐड कर लीजिए, संस्थान को। चलो, केंद्रीय मरु अनुसंधान के केंद्र, अंतरिक्ष उपयोगिता केंद्र, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मुख्य कार्यालय। देखो, इन क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका होता है, जो आपको इन चारों में से जो सबसे सही पता हो ना, जो बिल्कुल कन्फर्ट बिल्कुल परफेक्ट पता हो कि ये तो मुझे आता ही है, उसको सबसे पहले करो। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान और अंतरिक्ष उपयोगिता केंद्र और केंद्रीय मरु अनुसंधान के केंद्र। तो केंद्रीय मरु अनुसंधान, काजरी आपने नाम सुना होगा, जोधपुर में काजरी का, कसरी का, ठीक है। सेंट्रल रेड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जोधपुर में है, ये अपन को पता है। तो फर्स्ट का 4 होते ही, फर्स्ट का 4 इसमें भी है, फर्स्ट का 4 इसमें भी है, ऐसे काट दिया करो ऑप्शन को, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी हो ही नहीं सकता, ताकि गलत ना हो। अब आ जाओ सेकंड नंबर पे, आ जाओ अंतरिक्ष उपयोगिता केंद्र, ये अपना अहमदाबाद में, ठीक है। तो इसका कर दो आप अहमदाबाद, थर्ड नंबर पे जोड़ दो इसको अहमदाबाद में, तो इसको थर्ड करते ही आंसर आ जाएगा आपका ए। और फिर थर्ड का देख लो, थर्ड का आ गया यानी कि 2, थर्ड का 2 नई दिल्ली लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में है ही। और थर्ड नंबर पे आ गया विज्ञान कांग्रेस आपका, ये क्या हो गया, थर्ड नंबर पे आ गया आपका फर्स्ट नंबर का, यानी कि कोलकाता, भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे, कोलकाता। तो इस तरीके से कर लिया करो, तब कभी भी गलत ना हो। ऑप्शन ए, ए मार्क करो, गोला भरो, सही है, बिल्कुल परफेक्ट सही है, गलत नहीं है, आगे बढ़ो। सुनामी आपदा भारतीय तटीय भागों में किस वर्ष में अनुभव की गई। और इसमें तो ऑप्शन भी नहीं देना चाहिए, तो इतना कॉमन है, ऑप्शन भी ना दे तो भी चल जाएगा। चलो मैं तो दे देता हूँ, 2005, 4, 6, 7, तो 2004 का ये घटना है, एनसीईआरटी में दे रखा है। तो देख लो कितनी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, सभी सवाल तो बुक से आ रहे हैं, ठीक है। एक आप बताना मुझे, चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था, चेरनोबिल, ये किससे संबंधित था। चेरनोबिल डिजास्टर किससे संबंधित था, चेरनोबिल आपदा किससे संबंधित थी, और ये कौन से देश में हुई थी। देश में चलो बता देता हूँ, यूक्रेन था, यूक्रेन न्यूज़ में भी है, क्यों, वॉर चला हुआ है ना रशिया यूक्रेन का, रशिया यूक्रेन का वॉर चला हुआ है, तो यूक्रेन की कहानी है ये। इस पे एक वेब सीरीज भी बनी हुई है, चेरनोबिल पे वेब सीरीज भी बनी हुई है, वेब सीरीज आती है ना अपनी फैमिली मैन, इस तरीके से वेब सीरीज आती है, मत देखा करो अभी तो, क्योंकि पढ़ाई का टाइम है, टाइम पास के जरिए ये सब तो फालतू का टाइम वेस्ट होता है इनमें। यूक्रेन में थी ये, यूक्रेन से संबंधित है चेरनोबिल, तो सीधा सीधा पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो फिर ये किससे संबंधित है, ये न्यूक्लियर त्रासदी हुई थी, या न्यूक्लियर आपदा बोल सकते हो उसको। अपने यहाँ पे भी भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, ठीक है। चलो, इतनी सब नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। महान भारतीय सोन चिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, देखो कितना इंटरेस्टिंग है एनवायरनमेंट, सब चीज़ें रिपीट हो रही है, पता चल रही है कहाँ पाया जाता है, राजस्थान का थार रेगिस्तान, भारत के तटीय क्षेत्र, मालाबार, ये डेल्टा। अगर आप राजस्थान से हो तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के थार रेगिस्तान में ये पाया जाता है, और ये पाकिस्तान में भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या, ऐसा नहीं है सिर्फ भारत में ही पाया जाए, ये पाकिस्तान में पाया जाता है। और ये ऐसा नहीं है सिर्फ ये इसी तरफ पाया जाता है, ये इस तरफ भी पाया जाता है, यानी कि आंध्र प्रदेश में भी मिलता है, हालांकि कम मिलता है। मतलब मेजरली 90% तो सब कुछ कहाँ पे, राजस्थान में ही है, तो थोड़ा बहुत तो यहाँ भी पाया जाता है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है केवल राजस्थान में पाया जाता है, सवाल ऐसे बने केवल राजस्थान में पाया जाता है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है ये, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये नाम सुने होंगे ना आपने, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इसको कौन निकालता है, IUCN,
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर मतलब जहाँ से ऑपरेट करता है ये है ग्लैंड। और ग्लैंड कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। इसी प्रकार से टाइगर की कौन सी है? टाइगर है अपना एंडेंजर्ड। ठीक है। तो ये रेड लिस्ट कौन जारी करता है? आईयूसीएन। कौन सी लिस्ट जारी करता है? रेड लिस्ट। रेड लिस्ट कौन जारी करता है? रेड लिस्ट कौन जारी करता है? आईयूसीएन। आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन सा है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। इतनी सब जानकारी आपको पता होनी चाहिए, तब आप क्वेश्चन को बड़े ही कंफर्टेबिलिटी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी कुछ शायद 10 फरवरी को एग्जाम है, इसलिए टाइम कम है, वरना आपको क्या करना चाहिए था? आपको ऐसा लिखना चाहिए था, जानवर यानी कि स्पीशी, ये वाली, जैसे टाइगर हो गया, शेर हो गया, जो भी है, टाइगर हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, ऐसे 1 2 नंबर। तीसरे नंबर पे हाथी। हाथी भी अलग प्रकार के है ना। और ये जो डियर होते हैं अपने, हिरण, हिरण भी अलग अलग है, ठीक है। मूंछों वाला एक हिरण होता है, उसके बड़ी बड़ी ऐसे सींगे होते हैं, ठीक है। वो अपने उत्तराखंड में पाया जाता है, गंगोत्री वन्यजीव अभयारण्य में। उत्तराखंड में पाया जाता है गंगोत्री वन्यजीव अभयारण्य में। उसके अलावा एक स्वैम्प डियर होता है, स्वैम्प डियर, ये मध्य प्रदेश का में पाया जाता है। स्वैम्प 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 डियर, ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग इसको बनाओ, फिर इसकी रेड लिस्ट में नाम लिखो कि रेड लिस्ट में कौन से नंबर पे ये है, ठीक है। ठीक है। इसी तरह बाज होता है, बाज अलग अलग उसकी भी प्रकृति होती है, ठीक है। फिर रेड लिस्ट में नाम लिखो, कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, प्लेस यानी कि यहाँ राजस्थान में मुख्यतः कहाँ कहाँ पाया जाता है, यहाँ यहाँ पाया जाता है। इस तरीके से लिस्ट बना के तैयार करके जाओ, तैयारी तब मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ आती है, ठीक है। हो वैसे तैयारी करते तभी तो सिलेक्शन हो जाता है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता। स्ट्रैटेजी यही होती है, चीज़ों को कम, कितना ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ते हैं आप, कितना ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ते हैं, कितना इकट्ठा ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ऑर्गेनाइज मतलब जैसे कंप्यूटर में होता है, तो अपन पहले फोल्डर खोलेंगे, फिर फोल्डर के अंदर उसमें एक और नाम का फोल्डर खोलेंगे, फिर फोल्डर उसके अंदर एक पीपीटियाँ अलग होंगी, ठीक है, फोटो अलग होंगी, सब चीज़ें अलग अलग है ना, तो फिर तुरंत कंप्यूटर ढूंढ लेता है उसको। ऐसे अपन को तुरंत ढूंढ लेना चाहिए अपने दिमाग में। ये सब याद करने की ट्रिक्स है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग है ये, थ्योरीज ऑफ लर्निंग है ये, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, थोड़ी थोड़ी इधर उधर की भी हल्की फुल्की बात कर लेनी चाहिए बीच बीच में, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। चलिए, किस पर्वतीय शिखर के पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए सागर मंथन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई? मंथन, मुट्ठा मान लो, ठीक है। तो नेपाल की बात है ये वैसे तो। इसमें कौन था? कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा या धोलावीरा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के लिए ये बनाया गया था, ठीक है, सबसे ऊंचा ओवरऑल। और भारत का नहीं, भारत का तो हो गई, ठीक है। कंचनजंगा फर्स्ट नंबर पे है। सबसे अधिक कालिक किससे निकलता है? कालिक पूछ रहा है भैया, सिंपल लॉजिक, अगर आपने देखते हो, एनालिसिस करते हो, पेट्रोल वाहन, सीएनजी वाहन, डीजल वाहन, और अपना ये तापीय शक्ति यंत्र। अब देखो, इनमें से सीएनजी में से तो, इन कंपैरिजन में सीएनजी में तो सबसे कम निकलेगा। डीजल और पेट्रोल में तो डीजल का ज़्यादा होता है, डीजल में कम ज़्यादा होता है, तो पेट्रोल उससे शुद्ध होता है। अब तापीय संयंत्र, शक्ति संयंत्र, कोल, ये उसको जलाने वाला है, ठीक है। तापीय सब इसमें होता है ज़्यादातर कोल बेस्ड एमिशन, ठीक है। और डीजल वाहन हो गया, वाहन, और इसमें कंपेयर करना है तो कोल एमिशन में तो सबसे ज़्यादा इसमें तो काली की कालिक निकलेगी। इसमें भी निकलेगी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कालिक निकलेगी, फिर उसके बाद इसमें निकलेगी, फिर इसमें निकलेगी, फिर इसमें निकलेगी, ठीक है। तो ऑर्डर भी पूछ ले तो DACB सबसे कम सीएनजी में निकलेगी, तभी तो दिल्ली की बसें सीएनजी बेसिस पे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है कंप्रेस्ड। मीथेन, ईथेन का कॉम्पोजिशन होता है इसमें मेनली, मीथेन और ईथेन। कुछ भी पूछ सकते हैं सवाल, सब पता होना चाहिए। सीएनजी क्या है, एलपीजी क्या है। कंप्रेस्ड होती है, कंप्रेस्ड मतलब ताकत प्रेशर के साथ होती है, इसलिए फटने का भी चांस रहता है। सतही ओजोन किससे उत्पन्न होती है? सतही ओजोन, ओजोन दो होती है, एक ऊपर, ठीक है, और एक अपने, एक तो स्ट्रेटेजी में स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, एनवायरनमेंट में। स्ट्रेटोस्फेयर 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 स्फेयर स्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। और इसके बाद ये सतही ओजोन की बात हो रही है। सतही ओजोन, परिवहन क्षेत्र, सीमेंट संयंत्र, वस्त्र उद्योग या रासायनिक उद्योग। तो ग्राउंड लेवल ओजोन की बात हो रही है, सरफेस
संयंत्र, इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। सतही, परिवहन, सीमेंट संयंत्र तो नहीं होगा, वस्त्र उद्योग नहीं होगा, रसायन बिल्कुल नाइट्रोजन पेरोक्सी नाइट्रेट होती है, पेरोक्सी नाइट्रेट, पेरोक्सी नाइट्रेट, जो ज्यादातर रासायनिक उद्योग जो होते हैं केमिकल, इसमें सब कवर होगा ना। सबसे अच्छा आंसर देखना चाहिए केमिकल इंडस्ट्री, सबसे अच्छा आंसर देखना चाहिए, तो केमिकल्स की वजह से ही तो जनरेट हो रही है वो। ठीक है, तो सबसे अच्छा आंसर कौन सा हो जाएगा, सबसे अच्छा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये अपना रासायनिक उद्योग वाला, ग्राउंड लेवल ओजोन का। आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, निम्नलिखित गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में से किसका अति मितव्ययता के साथ दोहन किया जा सकता है। गैर परंपरा पारंपरिक, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए गैर पारंपरिक है कि नहीं है ऊर्जा स्रोतों में से। पता है तो चलो इसका बता दो। न्यूक्लियर जो थी, अभी बात हुई थी, ये किस में आती है। न्यूक्लियर जो थी, न्यूक्लियर जो थी अपनी, ठीक है, न्यूक्लियर जो थी, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है, न्यूक्लियर जो थी अपनी वो बता दो आप किस में आती है, पारंपरिक में आती है या गैर पारंपरिक में आती है। ठीक है, इसका जरूर बताना क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरीके से हाइड्रो पावर जो पानी वाली है वो तो आपको पता है, लेकिन पानी में भी दो होती है, एक होती है छोटी पानी वाली और एक होता है बड़े पानी वाली, समुद्र टाइप वाली। तो बड़ी पानी तो सबको पता है, छोटी पानी किस में आती है ये भी बताना। ठीक है, छोटे पानी वाली किस में आती है। चलो, अब ऑप्शन आ जाते हैं, सौर, पवन, भूतापीय या समुद्री तापीय ऊर्जा संपरिवर्तन। अब देखो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये इसमें गैस करोगे तो हो सकता है गलत भी हो जाए, लेकिन भूतापीय में तो बहुत ज़्यादा, इतना मैं बता सकता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और समुद्री तापीय वाले में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि मशीन वगैरह लगाएंगे तो इसमें पैसा ज़्यादा खर्च होगा। आपको देखना है पैसा कम खर्च करना वाला है। तो सौर और पवन की बात करेंगे तो सौर में कंपेरेटिवली एक बार लगाया और छोड़ दिया, तो सौर में सबसे लगभग कम पैसा खर्च होता है, तो इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा ए। फिर दूसरे नंबर पे आएगी पवन। पवन में भी कम पैसा खर्च होता है, लेकिन उस पर क्या है कि हवाओं का चलना और उसकी जो विंड प्लेट है वो घूमती रहती है ना, वो घूमती रहती है, तो उसमें उसके नुकसान होने के चांसेस कम हो रहते हैं। कोई भी चीज़ जो हिलती है ना, जैसे कोई भी चीज़ जो हिलती है, पवन में तो क्या है, सोलर में तो, पवन में तो क्या है, ये पवन चक्कियाँ हिलेगी, तो हिलती है ना, तो उसमें ना लॉस होने के चांस ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। वियर एंड टीयर के, कोई भी चीज़ हिलती है तो वियर टीयर होता है, उसका नुकसान होने के चांस होता है। जबकि सोलर में तो लगा के छोड़ दिए पैनल्स, सोलर में तो पैनल्स लगा के छोड़ दिए, तो सौर में कम चांस होता है। ठीक है, इसलिए सौर सबसे अधिक सस्ता माना जाता है। ठीक है, और इसमें सबसे फर्स्ट कौन है अपने राजस्थान में, वो राजस्थान क्या, ओवरऑल भारत में राजस्थान जो है वो अपना फर्स्ट नंबर पर है। चलो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और क्लासेस में अगर टाइम के अकॉर्डिंग देखते ज़्यादा क्वेश्चंस लेंगे तो ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।